हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ के राज्य प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर का सेट 2 2024 सेट नंबर 822 SW खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ कि 12 और 21 का जो लॉस है ये 84 दिया गया है, तो हमको बताना है कि 12 और 21 का मौसा क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि HCF गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यानी कि जो लॉस है ये एलसीएम है और जो मौसा दिया हुआ है ये HCF दिया हुआ है, और इसमें ये हम लोग की पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हम यानी कि हमको निकालना है इसमें HCF। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम, ये होता है फार्मूला। तो पहली संख्या इसमें 12 है, दूसरी संख्या 21 है, अब लिख लेंगे 12 गुणे 21 बटे, और लॉस यानी कि एलसीएम दिया 84, 12 से 84 कटेगा 7 बार में और 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, तो इसका आंसर होगा 3। तो पहले का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 में लिखा कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृक्षा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यानी कि कुल परिणाम के लिए हम इसमें जोड़ेंगे कि कितने कंचे हैं, तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे इसमें कुल कंचे। कुल कंचे हो जाएगा 6 + 4 + 8, 6 + 4 + 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 18। अब हमको इसमें निकालना है नीले रंग होने की प्रायिकता क्या है। इसमें नीले रंग के कंचे 6 हैं, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम, यानी कि नीले रंग के कितने कंचे होंगे तो 6 हैं, और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम इसमें 18 है, तो 6 कम 6 3 6 का 18, तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 में लिखा किसी बारंबारता बंटन के बहुलक और माध्यक क्रमशः 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो इसमें बहुलक दिया हुआ है 42 और माध्यक दिया हुआ है 38.1, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य बराबर बहुलक, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें माध्यिका दिया हुआ है यानी कि जो माध्य है, माध्यक जो होता है ये माध्यिका होता है, तो माध्यक इसमें है 38.1, तो आप लिख लेंगे 3 गुणे 38.1 माइनस माध्य इसमें निकालना है, तो 2 गुणे माध्य बराबर बहुलक है इसमें 42, बहुलक पहले इसमें बहुलक लिखा हो तो बहुलक हो जाएगा 42। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 9, 2 × 11 = 114.3 हो गया। 42 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, और -2 गुणे माध्य है इसको ले आते हैं दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, 2 गुणे माध्य हो गया। अब इसको घटाएंगे 114.3 में से 42, तो घटाने पर जाएगा 72.3/2 बड़ा, जब 2 को इधर लाएंगे तो नीचे बटे हो जाएगा, बराबर में यहाँ हो जाएगा माध्य। अब 2 से भाग देंगे तो माध्य हमारा आएगा, माध्य बराबर होगा 36.15, तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग वही वर्ग होता है जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज़्यादा बारंबारता दी होती है। तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें 18 है, तो इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 से 20, तो चौथे का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5 में लिखा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें 52 पत्ते हैं, यानी कि कुल परिणाम हमारा हो जाएगा 52, कुल परिणाम हो गया इसमें 52। अब इसमें लिखा हुआ है कि तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते में एक किंग होता है, क्वीन होता है, ठीक है, और एक इसमें जे होता है, जोकर होता है, 3 पत्ते होते हैं, और कुल मिला के इसमें 13 पत्ते होते हैं, सब में
13 होगा, यहाँ भी 13 होता है, 13 होता है, 13 होता है, कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। तो 13 में से 3 होते हैं तस्वीर वाले, इसमें से भी 3 होंगे, इसमें से 3 होंगे, इसमें से 3 होंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे 12 पत्ते। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा हम लोग का 12। अनुकूल परिणाम होगा 12, यानी कि प्रायिकता होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 4 से 4 3 12 और 13 चौके 52। तो आंसर हो जाएगा 3/13। तो पांचवे का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 6 में लिखा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो कभी भी परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो छठवें का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √3/√5, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, तो इसका जो आंसर आएगा ये भी अपरिमेय होगा। यहाँ √2 है, यहाँ √7 है, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा √14, ये भी अपरिमेय हो गया। अब यहाँ पे ये a+b और ये -b के रूप में लिखा हुआ है, तो इससे गुणा करेंगे तो होगा a² - b² के रूप में, यानी कि a की जगह √5 तो √5 का होल स्क्वायर हो गया, b की जगह √7 है तो √7 का होल स्क्वायर हो गया। √5 का स्क्वायर 5 होगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, घटाएंगे बचेगा -2, और -2 जो होता है ये परिमेय संख्या है। तो सातवें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि बिंदु a, b और b, -a की बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं अगर ये बिंदु है x1 y1 और ये बिंदु है x2 y2, तो इनके बीच का दूरी होगा, फॉर्मूला से दूरी सूत्र से दूरी बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 है b लिख लेंगे, x1 है a तो यहाँ पे a लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 है माइनस का a और y1 है b, तो यहाँ हो जाएगा -b और पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका लगा लेंगे हम लोग रूट। अब इसका प्रसार करेंगे a - b का होल स्क्वायर सूत्र पर, तो हो जाएगा a की जगह b² हो गया, फिर यहाँ हो गया a², फिर -2ab, तो माइनस फॉर्मूला जो होता है a - b का होल स्क्वायर के अनुसार, तो ये a की जगह हो गया, ये b की जगह हो गया, तो जब इस सूत्र के अनुसार प्रसार करेंगे तो होगा b² + a² - 2ba हो गया। अब यहाँ पे -a, -b का होल स्क्वायर है, तो अगर -a, -b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इन सब में से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हम लोग का a + b के होल स्क्वायर के बराबर, यानी कि तब इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब इसका भी हम प्रसार करते हैं सूत्र के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा b² + a² माइनस ये 2b है या 2ab दोनों सेम ही है, और a + b का होल स्क्वायर तो सूत्र पर है, तो ये होगा a² + b² + 2ab, और पूरे का हो गया रूट। अब यहाँ a² को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a², b² को जोड़ेंगे तो 2b² -2ab + 2ab कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा √2a² + 2b²। तो आठवें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर लिखा है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो जानते हैं कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/a। तो इसमें b और a हमको निकालना होगा, तो अगर इसकी हम तुलना करते हैं x² + bx + c से, तो a बराबर होगा 4, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर होगा 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला माइनस है, माइनस लगाएंगे, b बराबर है -4, तो आप लिख लेंगे -4/a, बराबर भी 4 है, हाँ 4 हो गया, तो माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो शून्यकों का योगफल होगा 1। तो 9वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 10 में लिखा कि रैखिक समीकरण युग्म x - y = 8 और 3x - 3 = 16 के हलों की संख्या क्या होगी। तो इसमें समीकरण दिया हुआ है x - y = 8 पहला समीकरण है, और दूसरा दिया हुआ है 3x - 3y = 16, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो इसकी हम तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसकी तुलना करेंगे हम a2x + b2y
और प्लस C2 बराबर 0 से। तो इसमें x के बगल में कोई भी संख्या नहीं कि A1 बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे A1 बराबर 1 लिख लेंगे। फिर इसमें भी y, यहाँ B1 y है और यहाँ y के बगल में कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 छिपा है, तो यहाँ होगा माइनस साइन चिन्ह है इसका, तो B1 बराबर हो गया माइनस का 1। और अगर हम प्लस 8 को ले जाएँ दाएं साइड, बाएं साइड, तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि C1 बराबर होगा माइनस का 8। उसी तरह इसमें A2 बराबर हो गया 3, B2 बराबर माइनस का 3 और C2 बराबर होगा -16। अब हम सबका अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें A1 और A2 का अनुपात। तो A1 1 है और A2 है 3, ये हो गया 1/3। फिर हम निकालेंगे B1 और B2 का अनुपात। तो B1 है -1 और B2 है माइनस का 3, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3। फिर हम निकालते हैं C1 और C2 का अनुपात। तो C1 है -8 और C2 है माइनस का 16, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसमें A1 और A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात बराबर है, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो 10वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 11 में लिखा कि यदि समीकरण x² - kx - 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें समीकरण दिया हुआ है x² माइनस का kx माइनस 8 बराबर 0, और इसमें एक मूल 2 दिया है, यानी कि x का मान दिया हुआ है। जब हम समीकरण को हल करते हैं और x का जो मान निकालते हैं, उसमें जो x का आंसर आता है उसको हम मूल कहते हैं, और जब बहुपद को हल करते हैं तो उसको शून्य कहते हैं। तो इसमें मूल दिया हुआ है, यानी कि x का मान दिया हुआ है, तो x बराबर इसमें हम 2 रखेंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस k गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ -8 है, तो -8 + 4 हो जाएगा माइनस का 4, तो -2k माइनस 4 बराबर 0। अब -4 को लाते हैं दाएं साइड में, तो -2k बराबर हो गया प्लस का 4। तो k बराबर -2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा -4/2, निकल जाएगा 2 बार में, तो k का मान निकल गया -2। तो ग्रामर का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12 में लिखा है समांतर श्रेणी AP 10 7 4 का 20वां पद क्या होगा। तो इसमें प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 10, सार्वंतर निकालेंगे d निकालने के लिए, तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि 7 - 10 घटाएंगे, बचेगा -3। 20वां पद निकालना है तो n बराबर होगा 20। अब n पद का फॉर्मूला लिख लेंगे, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। अब यहाँ n की जगह 20 लिखेंगे तो a 20 बराबर हो जाएगा, a है 10 प्लस n की जगह लिखेंगे 20 माइनस 1 और d है माइनस का 3, तो 10। अब यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 20 में से घटाएंगे तो 19 गुणे 3, 10 माइनस 19 हो जाएगा 57, घटाएंगे बचेगा माइनस का 47। तो 12वें का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 13 में लिखा कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई क्या होगी। तो पहले इसके लिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक वृत्त है और वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। मान लेते हैं बिंदु P है और इस पर एक स्पर्श रेखा PQ है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र O गया और इससे मिलाने वाली रेखा OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और OP हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब यहाँ पे OQ 12 दिया हुआ है और त्रिज्या इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमको निकालना है इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई PQ। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें आधार है हम लोग का PQ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं PQ बराबर अंडर रूट कर्ण है इसमें OQ, तो हो गया OQ का स्क्वायर माइनस लंब है OP का स्क्वायर।
इसमें ओ क्यू है 12, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस ओ पी है 10, तो 10 का होल स्क्वायर हो गया, 12 का होल स्क्वायर हो गया 144 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100, घटाएंगे बचेगा रूट में 44, और इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2√11 सेंटीमीटर। तो इसमें 13वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 में लिखा है, यदि दो घन हो जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो घन है और दोनों के पृष्ठों को सटा करके घनाभ बनाया जाता है। तो हमको बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमको इसका निकालना होगा लंबाई, तो लंबाई निकालने के लिए हमको निकालना होगा प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो घन का आयतन इसमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब, और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हो गया 8, क्यूब हटाएंगे इधर हो जाएगा क्यूब रूट, घनमूल हो जाएगा, और जब 8 का घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई कोर की 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी होगा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हो गया 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि लंबाई होगा 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई, तो 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 2 होगा 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो गया ये भी 2 सेंटीमीटर। यहाँ बता रहा हूँ कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, तो बराबर 2 गुणे, इसमें L है लंबाई, तो लंबाई दिया हुआ है इसमें 4, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, गुणे चौड़ाई है 2, फिर प्लस, फिर बी है चौड़ाई 2 लिखेंगे, एच है ऊंचाई यहाँ भी 2 हो गया, फिर प्लस उसी तरह ऊंचाई 2 है और लंबाई 4 है, तो 2 गुणे ये होगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 4 12 8 20, तो 2 में 20 से गुणा करेंगे हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 14वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15 में लिखा है, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा। तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ r बराबर 14 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम इसके जगह लिख लेंगे, ये तो दिया हुआ है क्षेत्रफल, फॉर्मूला में लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे थीटा हमको निकालना है, तो थीटा के थीटा रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा 360, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर है, आर बराबर 14 यानी कि 14 का स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 14 गुणे 14 बराबर 154, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, फिर उसी तरह 2 से 360 कटेगा 180 बार में, और ये 22 कट गया 2 से 11 बार में, 180 कटेगा 90 बार में। अब यहाँ बच गया हम लोग का, पहले यहाँ थीटा लिखते हैं, अभी जो बचे हुए पद हैं जिससे 90 है और 11 है 14 है, जो अंक है उसको हम ले आते हैं हम लोग दाएं साइड। अब ये जो हर में है ये ऊपर चला जाएगा, तो 154 में 90 से हो जाएगा गुणा बट्टे 11 और 14 आ जाएगा नीचे हर में, तो 11 गुणे हो गया 14, 14 से 154 कटेगा 11 बार में, और 11 से 11 कट गया एक बार में, यानी कि थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री, तो 15वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16 लिखा है कि 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। 2 sin 30 डिग्री गुणे कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट
3/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का √3/2। तो 16वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 में लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, और जो साइन होता है ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है। साइन जो होगा ये लंब और कर्ण का अनुपात होगा, तो इसे हमको निकालना है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि आधार बराबर होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें 4 है, तो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस लंब है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7 होगा, तो ये हो जाएगा √7। अब इसमें आधार हम लोग का निकल गया √7। फिर हमको इसमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब इसमें है 3 और आधार हम लोग निकाले हैं √7, तो इसका आंसर होगा 3/√7। तो 17वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 18 में लिखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए गुणे 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में है और 1 माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में है। तो कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, और कॉट ए होता है ये कॉस बटे साइन का अनुपात होगा, तो यहाँ लिखेंगे लोग कॉस ए बटे साइन ए, और ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ दोनों का आधार समान है, हर समान है, तो एलसीएम साइन ए हो जाएगा। एलसीएम हो गया साइन ए, और यहाँ ऊपर लिख लेंगे 1 प्लस कॉस ए। यह भी ऊपर अंश में दिया हो तो इसी के बोल इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा है, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, b की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर a लिखेंगे, और बटे में साइन ए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है साइन और यहाँ साइन है, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन ए, और ये हमारा आंसर होगा। तो 18वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19 में लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि जो tan होता है ये साइन बटे कॉस के बराबर होता है, और जो कॉट होता है वो कॉस बटे साइन के बराबर होता है। तो पहले इसको लिख लेंगे, tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, उसी तरह कॉट स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस ये होगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर से 1 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर बटे में यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए। फिर उसी तरह अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर से 1 में गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे हो गया साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए इसमें गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए गुणे ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दोनों कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसमें जो अंश में ये दिया हुआ है इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटे ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों हो गया कैंसिल। साइन बटे कॉस हो जाएगा tan, और यहाँ माइनस है तो ये बराबर होगा माइनस tan स्क्वायर ए के। तो 19 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 20 में लिखा है दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर पी क्यू, क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो टी आर का मान क्या होगा। अब यहाँ पे चित्र में दिए हुए है कि जो ये एस टी है ये पी क्यू के
समांतर है और इसमें हमको निकालना है टी आर का मान। तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय होता है, मान लेते त्रिभुज एबीसी है और इसमें डी है बीसी के समांतर। तो थेल्स प्रमेय से अगर ये इसके समांतर होगा तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी। तो इसमें ये टी एस जो है पी क्यू के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे आर टी बटे टी पी बराबर आर एस बटे एस क्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें दिया हुआ है कि एस टी समांतर है, एस टी समांतर है पी क्यू के। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अब ये होगा, हमको इसमें निकालना है तो टी आर बटे पी टी बराबर ये होगा आर एस बटे क्यू एस। ठीक है, अब इसमें टी आर का मान हमको निकालना है तो टी आर की जगह टी आर लिखेंगे बटे पी टी इसमें है 2.8 बराबर आर एस है 1.5 और क्यू एस है 3। और इसमें 2.8 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो टी आर बराबर 1.5 बटे 3 गुणे 2.8। अब यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है तो अगर दशमलव हटाएं तो नीचे बटे में हो जाएगा 10, तो यानी कि 15 बटे 3 गुणे 10 गुणे 2.8। तो 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 से 10 कट गया 2 बार में और 2 से 2.8 कटेगा 1.4 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो 20वें का डी ऑप्शन सही है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न क्वेश्चन 21 में लिखा है कि सभी भाग हल कीजिए, क में दिया है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको मानते हैं कि परिमेय है। तो पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको पहले हम लिख लेंगे √2 बराबर ए बटे बी लिख सकते हैं, पी बटे क्यू लिख सकते हैं, जहां ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और जब सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका एचसीएफ 1 होता है, तथा और जब ये परिमेय संख्या है तो जो हर होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो लिख लेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हम इसमें b को ले जाएंगे दाएं साइड, बाएं साइड। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा √2b बराबर a। अब हम दोनों साइड वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग √2b का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब इसमें अगर हम 2 को ले आए दाएं साइड तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2। तो प्रमेय है, प्रमेय के अनुसार अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए यह a को विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अब हम इसमें a स्क्वायर बराबर मान लेते हैं, a बराबर मान लेंगे इसमें 2c, माना a बराबर 2c। अगर √3 हम लोग को सिद्ध करना होता तो a बराबर 3c मानते, √5 रहता तो a बराबर 5c मान लेते। अब इसमें a बराबर 2c हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो 2b स्क्वायर बराबर दिया हुआ है a स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर एक जगह लिखेंगे हम लोग 2c, तो ये होगा 2c का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब 2 को ले आते हैं
दाएं साइड, तो बी स्क्वायर बराबर 4c² बटे 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, बी स्क्वायर बराबर 2c²। अब यहाँ पे अगर इस 2 को ले जाए अगर हम बाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, तो 2b² को विभाजित करेगा, यानी कि 2b को विभाजित करेगा प्रमेय 1.1 के अनुसार। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 2b² को विभाजित करता है, इसलिए यह b को भी विभाजित करेगा, तो ये b को विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि इसमें a और b सह-अभाज्य संख्या है, तो जब सह-अभाज्य संख्या है तो इनका HCF 1 होगा, यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, वो यानी कि HCF 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 2 से a विभाजित हो जा रहा है या फिर 2 से b विभाजित हो रहा है, यानी कि a और b का जो HCF हो जाएगा, यानी कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो 2 हो जा रहा है, लेकिन हम लोग माना है सह-भाज्य है, इनका 1 हो जा रहा है, यानी कि जो हमने माना है ये गलत माना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि a तथा b 2 से विभाजित है, परंतु a तथा b सह-अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर यानी कि HCF इनका 1 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ HCF 2 निकल जा रहा है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ख में लिखा सिद्ध कीजिए कि 1 + sec के बटे sec के बराबर sin² बटे 1 - cos है। तो पहले इसको हम लोग LHS और RHS अलग अलग सिद्ध कर सकते हैं, या RHS से इसको सिद्ध कर सकते हैं, तो इसको हम लोग अलग अलग सिद्ध कर लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं LHS बराबर 1 + sec बटे sec। तो sec जो होता है ये cos का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1 बटे cos है, और यहाँ भी sec को लिख सकते हैं 1 बटे cos है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम cos a हो जाएगा, cos a से 1 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 + cos a बटे cos a, और यहाँ भी होगा 1 बटे cos a। तो cos a से cos a कट गया, तो बराबर निकल गया 1 + cos a। अब इसके बाद हम सिद्ध करते हैं RHS से। तो RHS बराबर दिया है sin² a बटे 1 - cos a। अब यहाँ पे sin² को लिख सकते हैं 1 - cos²। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sin² a बराबर होता है 1 - cos² और बटे 1 - cos a। अब यहाँ हम 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² - b² के रूप में, तो बराबर हो जाएगा a + b a - b। तो इसको लिख सकते हैं 1 + cos a एक ब्रैकेट में और 1 - cos a एक ब्रैकेट में, और बट्टे में है 1 - cos a। तो 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो गया, बराबर बच गया 1 + cos a। अब यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग देयरफॉर, इसलिए LHS बराबर RHS। क्वेश्चन ग में लिखा कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा ए बी, और ये वृत्त का केंद्र हो गया, इस पर कोण बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री,
इसका केंद्र मान लेते हैं O और त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हमको इसे बताना है संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर सकते हैं, या हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला पहले त्रिज्या दिया हुआ R बराबर 21 सेंटीमीटर, फॉर्मूला होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। इसमें थीटा दिया हुआ 90, तो 90/360, पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या है 21, तो R स्क्वायर है तो हो जाएगा 21 गुणे 21 माइनस 1/2, फिर यहाँ R स्क्वायर है तो R बराबर 21 लिखेंगे तो 21 का स्क्वायर यानी कि 21 गुणे 21 हो गया। साइन थीटा, तो थीटा 90 है तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। 90 से 360 कट गया 4 बार में, ये कटेगा 2 से 22 11 बार में और 4 कट गया 2 बार में। 7 से 21 कटेगा 3 बार में। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो इसमें 11, 3 और 21 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 693, हर में नीचे बटा 2 बचा तो बटे में 2 लिखेंगे, फिर माइनस साइन 90 का मान होता है 1, 21 और 21 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441/2 और इसका मान 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही होगा। अब यहाँ दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, नीचे 2 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 693 माइनस 441। अब 693 में से 441 घटा देंगे तो घटाने पर ये आएगा 252/2 और 2 से 252 कटेगा 126 बार में, इसका आंसर होगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन घ में लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये होता है फॉर्मूला। सबसे पहले हमको निकालना होगा इससे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग वही वर्ग होता है जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता 10 है तो बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 30 से 35। तो पहले इसमें लिख लेंगे हम लोग बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर हो गया 30 से 35। और इसमें जो L होता है, ये जो बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 30 है तो L बराबर लिख लेंगे हम लोग 30। और बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है ये होता है F1, 1 के पहले 0 आता है तो उसके ठीक पहले वाला बारंबारता होगा F0, 1 के बाद 2 आता है तो इसके बाद वाला बारंबारता होगा F2। और H जो होता है, ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इसके बीच का अंतर यानी कि वर्ग सीमा, सब में 5-5 का अंतर है तो H बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग F0 बराबर 9, F1 बराबर 10, F2 बराबर 3 और H बराबर है 5। अब यहाँ पर मान रख देते हैं हम लोग, एक जगह लिखेंगे 30 प्लस F1 10 है तो 10 माइनस F0 है 9 बटे 2 गुणे F1 तो 2 गुणे 10 माइनस F0 9 है और F2 है 3 और गुणे H, तो 30 प्लस 10 से 9 घटाएंगे बचेगा 1 बटे 10 दूनी 20 हो गया माइनस 9 और 3 हो जाएगा 12 और गुणे यहाँ हो गया H का मान रखेंगे हम लोग, यहाँ H का मान छूट गया, यहाँ पहुँच लिखेंगे हम लोग 5। तो 30 प्लस 5 एकम 5 और 20 में से 12 घटाएंगे बचेगा 8, तो 30 प्लस 8 से 5 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.625, तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 30.625। क्वेश्चन में अंग में लिखा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो मान लेते हैं हम लोग का रेखाखंड है AB और जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 4, -3 यानी कि बिंदु A का निर्देशांक और B का निर्देशांक हो जाएगा 8, 5 और इसके बीच में कहीं भी कोई एक बिंदु P है जो इस रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हो गया 3 और ये दिया हुआ है 1, यानी कि हमको इसका निकालना निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक बताना है जो इस रेखाखंड को
3 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये बिंदु होगा x1 y1, ये बिंदु होगा x2 y2, और जो अनुपात दिया है ये होगा m1 और ये होगा m2। तो यहाँ पे लिख लेंगे लोग P का निर्देशांक यानी कि x, y बराबर, अब यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र। सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर मान रखते हैं m1 है 3 गुणे x2 है 8 प्लस फिर m2 1 है और x1 है 4 बटे m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1 कॉमा, उसी तरह m1 की जगह 3 लिखेंगे, y2 है 5 प्लस m2 है 1 और y1 है -3 बटे m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1। यहाँ पे इससे गुणा करेंगे, 3 में 8 से गुणा करेंगे, 8 तरीके 24, फिर 4 एक कम 4 बटे, नीचे जोड़ेंगे 3 1 4, फिर कॉमा से गुणा करेंगे, 3 5 15 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 एक कम 3 बटे 3 1 4। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 24 और 4 होगा 28 बटे 4 कॉमा 15 से 3 घटाएंगे 12 बटे 4, 4 से 28 घटेगा 7 बार में और 4 से 12 घटेगा 3 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,3। क्वेश्चन 4 में लिखा y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें ये दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है का निर्देशांक दिया हुआ 5, -3, मान लेते बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 13, y, और इसके बीच का दूरी जो दिया हुआ है ये 10 मात्रक है। तो हमको बताना है इसमें y का मान, तो इसके हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र, इसमें दूरी दिया हुआ है दोनों बिंदुओं के बीच में 10 मात्रक। हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पूरे का रूट बराबर 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे x2 है, ये बिंदु x1 हो जाएगा, ये होगा y1, और ये बिंदु x2 और ये बिंदु y2। तो x2 माइनस x1 तो 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह y है, फिर माइनस y1 की जगह -3 है, जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पूरे का रूट बराबर 10। अब यहाँ 13 में से 5 घटाएंगे बचेगा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका प्रसार करेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो a स्क्वायर y स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर प्लस 2ab, तो 2 गुणे y गुणे 3 बराबर 10। पहले लिखेंगे y स्क्वायर होगा 3 दूनी 6y, 64 और 9 जोड़ेंगे 73, और पूरे का हो गया रूट बराबर 10। अब यहाँ y का मान निकालना है तो इसके लिए रूट हटाना होगा, तो रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड वर्क करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ भी लिख लेते हैं हम लोग रूट का होल स्क्वायर, तो रूट हट गया, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो प्लस तो हो जाएगा माइनस, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 घटाएंगे बचेगा -27 बराबर 0। अब इसे गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए -27 से गुणा करेंगे y स्क्वायर से, तो ये आएगा -27 y स्क्वायर के बराबर। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए, गुणा करने पर 27 हो जाए, तो 9 तो ये 27 होता है, और 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जा रहा है, -27 बराबर 0।
अब इन दोनों में y कॉमन है, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच गया 9। अब यहाँ पे -3 है और -27 है, तो 3 के पावर में 27 9 बार में आता है, और ये -3 दोनों में कॉमन है, तो -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y और 3 9 27 बराबर 0। y + 9 दोनों में कॉमन हो गया, तो y + 9 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा y - 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेंगे हम लोग, तो y + 9 बराबर 0 या y - 3 बराबर 0। तो +9 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस का 9 हो गया। उसी तरह -3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो +3 हो जाएगा, तो y बराबर 3। तो y का दो आंसर आएगा -9 और 3। क्वेश्चन 22 है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। कम लिखा द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मान लेते हैं बहुपद दिया हुआ है px बराबर 3x² - x - 4। अगर इसकी तुलना करें हम लोग x² + bx + c से, तो a बराबर 3 होगा, b बराबर हो जाएगा, x से बगल में कोई संख्या नहीं है तो माइनस का 1 हो गया, c बराबर हो गया -4। अब यहाँ पर हमको अगर शून्य निकालना है तो इसका हमको करना होगा गुणनखंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x² - x - 4। अब गुणनखंड करने के लिए हम लोग -4 से गुणा करेंगे 3 में, तो ये होगा -12x²। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर x बच जाए, माइनस का x और गुणा करने पर 12 हो जाए। तो 4 3 12 होता है, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, इसमें x कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया -4। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन होगा, तो +1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x - 4। अब 3x - 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 4, और जब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x + 1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1। अब दोनों को लिखेंगे 0 के बराबर, पुनः 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। तो -4 को जाते हैं दाएं साइड, ये हो गया +4। उसी तरह 3 हो जाएगा दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो गया 4/3। अब यहाँ पे +1 को जाएंगे दाएं साइड, तो -1 हो गया, तो x बराबर निकल गया -1। तो इसके दो शून्य निकल गए, 4/3 और -1। तो मान लेते हैं ये अल्फा है और ये है बीटा। अब हमको बताना है इसमें इसके बीच शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा बराबर इसमें 4/3 है और बीटा बराबर है -1। अब सबसे पहले यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/, और शून्यकों का योगफल हम जानते हैं ये होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर माइनस लिखेंगे, b बराबर है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1/a है 3। अब यहाँ पे अल्फा हम लोगों ने निकाला है 4/3, तो 4/3 लिख लेते हैं, प्लस है, और बीटा बराबर है -1, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -1 बराबर, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, 1/3 हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस होगा माइनस, तो 4/3 - 1 बराबर 1/3। अब इसका एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो 1/3 बराबर हो गया 1/3। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a के बराबर, यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, तो c -4 है, ये है 3 -4/3। अल्फा है 4/3 और बीटा है -1, तो 4/3 गुणे -1 बराबर -4/3। तो -1 से 4/3 में गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर हो गया -4/3। क्वेश्चन कम लिखा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। अगर इसमें से हम दशमलव हटाएं तो सब में एक एक पर दशमलव है, तो इस जब दशमलव हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2/10 x, इसमें दशमलव हटाएंगे तो 3/10 y, और इसमें दशमलव हटाएंगे तो 13/10 हो जाएगा। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम होगा 10
और इसको लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3y बराबर 13/10। तो इसमें 10 से 10 कट गया, तो समीकरण पहला हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और इसमें ये दिया हुआ समीकरण, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो इसमें अगर दशमलव हटाएंगे तो 4/10 माइनस, उसी तरह होगा 5/10 y बराबर माइनस 7/10। तो इसका भी एलसीएम 10 होगा। इसी तरह 10 से 10 कट जाएगा, तो इसको लिख लेंगे पहले 4x बटे, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका 10 हो जाएगा। और 4x माइनस 5y बराबर माइनस 7/10। इसमें भी 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो समीकरण होगा 4x माइनस 5y बराबर माइनस 7। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें x और y का मान निकालने के लिए किसी एक पद को बराबर करना होगा, फिर उसको जोड़ना या घटाना होगा। तो इसमें अगर हम x वाले पद को बराबर करते हैं तो यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो 4x लाने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, और फिर जब दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो घटा देंगे। अगर y वाले पद को बराबर करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसमें x वाले पद को बराबर करते हैं, तो यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे 4x, 2 से 3 गुणा कर देंगे 6y, और 13 दूनी 26। और ये दूसरा समीकरण है, तो गुणा करने पर जो मान आ रहा है उसको हम समीकरण 2 को इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो समीकरण 2 है 4x माइनस 5y बराबर माइनस 7, घटाएंगे माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, 4x से 4x कट गया, 6 5 11y, 26 7 33, 11 से 33 कटेगा 3 बार में, तो y बराबर निकल गया 3, y का मान निकल गया 3। और y का मान रख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में, और x का मान निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3 गुणे y का मान निकला है 3 बराबर 13, 2x गुणा करेंगे 3 3 9 बराबर 13, 9 को लेते हैं दाएं साइड, तो 13 माइनस 9, 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4, 2x बराबर 4, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। तो हमारा आंसर होगा x बराबर 2 और y बराबर 3। क्वेश्चन ग में लिखा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो ये वृत्त हो गया, मान लेते हैं वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, और इस पर से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बाह्य बिंदु से, तो ये PA हो गया और ये PB है। ये वृत्त का केंद्र है O से A को मिलाते हैं और O से B को मिलाते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो हमको इसे बताना है कि P और PB दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए हम O से मिला देंगे P को, और हम लोग त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP को सिद्ध करेंगे सर्वांगसम। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं गिवन, आप लोग लिख ही लेंगे, रचना लिख देते हैं। रचना में हम लिखेंगे OP को मिलाया, सिद्ध करना है इसमें सिद्ध करना है कि PA बराबर है PB, PA बराबर PB, उत्पत्ति हम लिख लेंगे। अब इसमें त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP को सिद्ध करेंगे सर्वांगसम। तो इसके लिए सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम रूल यूज करेंगे RHS। RHS में होता है ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ये होगा कर्ण, और ये होगा एक भुजा, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इसमें ये 90 डिग्री है, इस वाले में भी 90 डिग्री है। तो पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, तो कोण OAP बराबर कोण OBP 90 डिग्री। उसके बाद कर्ण दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसमें दोनों में जो कर्ण है ये OP है, उभयनिष्ठ है,
तो OP बराबर OP ये है उभयनिष्ठ और एक भुजा बराबर, तो दोनों में OA और OB वृत्त की त्रिज्या है और ये आपस में बराबर होगा, तो OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के, और इसमें रूल लग रहा है RHS सर्वांग समता। तो RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, तो बाई CP/CT PA बराबर हो जाएगा PB, तो PA बराबर PB और यहाँ ब्रैकेट लिख लेंगे हम लोग CP/CT। क्वेश्चन हम लिखा कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CS बराबर CB गुणे CD। तो पहले बना लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABC, और इसमें दिया हुआ है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, बिंदु D लेते हैं और A से D को मिला देते हैं कि कोण ADC बराबर कोण BAC, कोण ADC बराबर है कोण BAC, तो हमको इतना सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC को सिद्ध करेंगे समरूप। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, अब दोनों में त्रिभुज ADC में कोण D और त्रिभुज BAC में कोण A दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोण ADC बराबर कोण BAC ये गिवन है, तो यहाँ लिख लेंगे दिया है। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण C है और त्रिभुज ADC में भी कोण C है, दोनों में कोण C हो जाएगा उभयनिष्ठ, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC के, यहाँ लिखेंगे एंगल समरूपता। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है इसमें CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। तो जब हम इस त्रिभुज में CA लेते हैं तो इसमें इसका संगत होगा CB, तो CA बटे हो जाएगा CB फिर बराबर। अब यहाँ पे CB निकल गया, अब क्या बच रहा है इसमें CD बच रहा है, तो इस वाले में अगर हम CD लेंगे, ठीक है, अगर CD लेते हैं तो इसका संगत हो जाएगा CA, तो बटे में लिख लेंगे हम लोग CA। अब इस CA को ले आते हैं बाएं साइड, तो CA से CM गुणा करेंगे हो जाएगा CA स्क्वायर, CB को ले आते हैं दाएं साइड, तो बराबर में लिखेंगे CD गुणे CB, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। कुसंगम लिखा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। बारंबारता को मानते हैं हम लोग इसमें FI, और यह है 14, 56, 60, फिर 86, 74, 62 और है 48। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें वर्ग चिन्ह, और इसको हम सूचित करते हैं XI से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसमें निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 15 और 20 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 17.5। अब सब में यहाँ 5-5 का अंतर है, तो एक का वर्ग चिन्ह निकालेंगे, सब में 5 जोड़ते जाएंगे, तो 17.5 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 22.5, फिर 5 जोड़ेंगे 27.5, फिर से 5 जोड़ेंगे तो 32.5, फिर से 5 जोड़ेंगे 37.5, फिर से 5 जोड़ेंगे तो 42.5 और ये होगा 47.5। इसके बाद फिर हम निकालेंगे इसमें FI गुणे XI, तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुणा करेंगे।
अब यहाँ हम लोग 14 और 17 से 5 को गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये आएगा 245। फिर उसके बाद 56 और 22 से 5 को गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये आएगा 1260। फिर 60 और 27 से 5 को गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये होगा 1650। फिर 86 और 32 से 5 को गुणा करेंगे, तो ये होगा 2795। फिर 74 और 37 से 5 को गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 2775। फिर 62 और 42 और 5 को गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये आएगा 2635। फिर 48 और 57 से 5 को गुणा करेंगे, तो 2280। अब इसे हम बारंबारता को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सिग्मा FI, तो जोड़ने पर आएगा 400। और फिर इसको जोड़ेंगे सिग्मा FI XI, ये जोड़ने पर आएगा 13640। अब हमको निकालना है माध्य, तो माध्य x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI है 13640 और सिग्मा FI है 400। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 40 से भाग देंगे 13.64 में, तो हमारा आंसर आएगा 34.1। क्वेश्चन 4 में लिखा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या। तो जब पासे को फेंका जाएगा तो इसमें अंक आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी अंक आ सकता है, यानी कि कुल परिणाम हो जाएगा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम हो सकते हैं 6। अब सबसे पहले इस ए में दिया है एक अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या निकालना है, तो अभाज्य संख्या है जो खुद से कटे या एक से कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसमें 2 होगा, 3 और 5, 2, 3, 5, यानी कि अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम ये हो गया 3। अब मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या आने की घटना ए है, तो इसकी प्रायिकता PA बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल हो जाएगा 6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर होगा 1/2। अब यहाँ पे बी में दिया हुआ है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, तो 2 और 6 के बीच संख्या है 3 4 5, तो ये संख्या हो जाएंगी 3 4 और 5, यानी कि इसमें अनुकूल परिणाम कुल होगा 3। मान लेते हैं कि 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आती है, इसके आने की घटना बी है, तो इसकी प्रायिकता PB बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल समूह परिणाम है इसमें 6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर होगा 1/2। क्वेश्चन 23 में लिखा है किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी के प्रथम पद एवं सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 पदों का योगफल है 64 और 17 पदों का योगफल है 289। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। तो इसमें a प्रथम पद है, d सार अंतर है, n है पदों की संख्या। और इसमें 8 पदों का योगफल 64 दिया हुआ है, तो S8 बराबर लिख लेंगे हम लोग 64। अब यहाँ पे n की जगह हो जाएगा 8, तो 8/2 गुणे 2a प्लस n-1, तो 8-1 गुणे d बराबर 64। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। अब ये 4 ऊपर अंश में है, अगर इसको हम ले जाएं दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2a प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7d बराबर 64/4। 4 से 64 कटेगा 16 बार में, तो पहला समीकरण हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 16। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें अगला दिया हुआ है कि 17 पदों का योगफल 289 है, तो पुनः S17 बराबर 289। और सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे, तो n/2 यानी कि 17/2, फिर 2a प्लस n-1, तो 17-1 गुणे d बराबर 289। 2 से 17 कटेगा तो नहीं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों
अंकों को ले आते हैं दाएं साइड। तो जब इसको ले जाएंगे दाएं साइड तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और 17 आ जाएगा नीचे। तो 2a प्लस 17 में से घटाएंगे 16d बराबर 289 गुणे 2/17। 17 से 289 कटेगा 17 बार में, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये वाला पद बराबर है, तो हम इसमें और दोनों का चिन्ह समान है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ए कट जाएगा और डी का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है 2a प्लस 16d बराबर 34 दिया हुआ है, और समीकरण 1 है 2a प्लस 7d बराबर 16। घटाते तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस होता हो गया माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो गया कैंसिल। 16d में से 7d घटाएंगे बचेगा 9d, और 34 में 16 घटाएंगे तो ये होगा 18। तो 9 से 18 कटेगा 2 बार में, तो d का मान निकल गया 2। अब d का मान हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में और a का मान निकाल लेते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2a प्लस 7d बराबर 16, और यहाँ पे लिख लेंगे 2a प्लस d का मान निकला है 2, तो 7 गुणे 2 बराबर 16। 7 दूनी 14 बराबर हो गया 16। 14 को लेते हैं दाएं साइड, माइनस हो जाएगा। 2a बराबर 16 माइनस 14, तो 2a बराबर 16 में 14 घटाएंगे बचेगा 2, और 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो a का मान निकल गया 1। यानी कि प्रथम पद a बराबर होगा 1, और सारों अंतर d बराबर ये निकला है 2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 23 का अथवा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा को आधे घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसमें दूरी दिया हुआ 180 किलोमीटर, दूरी बराबर है 180 किलोमीटर। अब हम पहले निकालते हैं कि जब रेलगाड़ी सामान्य चाल से जा रही है तब उसको कितना समय लगता है। सामान्य चाल में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 180 और चाल है x, और हम समय निकाल रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे हम लोग घंटे। पुनः अब यहाँ दिया हुआ है कि जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो उसको आधे घंटे कम समय लगता है। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर नई चाल, पहले x था 5 अधिक हो गया तो इसको लिखेंगे x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें हम समय निकालते हैं कि जब इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तब कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 180 और इस समय चाल है x प्लस 5 घंटे। अब यहाँ चाल बढ़ गया तो इसमें कम समय लग रहा है, यहाँ पर ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि ज़्यादा में से जब कम समय को घटाएंगे तभी कितने का अंतर आएगा, आधे घंटे का। तो यहाँ पे तब लिख लेंगे प्रश्नानुसार। इसमें ज़्यादा, इस वाले में ज़्यादा समय लग रहा है तो 180 बटे x माइनस, और इसमें कम समय लग रहा है तो 180 बटे x प्लस 5 बराबर 1/2। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा x गुणे x प्लस 5। x प्लस 5 से 180 में गुणा हो जाएगा और 1 से गुणा हो जाएगा
इसमें 180 में, तो 180 गुणे x प्लस 5 माइनस 180 गुणे x बराबर 1/2। ब्रैकेट हटाएंगे तो 180 x हो गया, फिर 180 से 5 गुणा करेंगे तो ये आएगा 900 बटे, और यहाँ पे माइनस का 180x, ब्रैकेट हटाएंगे x से x में गुणा करेंगे x², फिर x से 5 में 5x बराबर 1/2, प्लस 180 माइनस 180 कट गया। अब यहाँ बच गया 900 बटे x² प्लस 5x बराबर 1/2। अब हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से गुणा कर देंगे 900 में, और x² प्लस 5x से गुणा कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा 9 दूनी 1800 बराबर से गुणा करेंगे 1 से, तो x² प्लस 5x। अगर हम इसको ले जाएं दाएं साइड तो इधर 0 हो जाएगा, तो अगर इसको सीधा करके लिखे तो ये होगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका हमको करना है गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग माइनस 1800 गुणा करेंगे x² से, तो माइनस 18x² हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ने की जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 1800 आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 45x माइनस 40x। 45 में से 40 घटाएंगे बचेगा 5, और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1800 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 45, और इन दोनों में माइनस का 40 कॉमन है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस 40 और 45 गुणा करें तो 1800 हो रहा है, तो जब 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 45 बराबर 0। अब x प्लस 45 एक ब्रैकेट में और x माइनस 40 एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 45 गुणे x माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग x प्लस 45 बराबर 0 या x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर निकल गया माइनस 45 या x बराबर 40। तो रेलगाड़ी की चाल तो माइनस में होगी नहीं, यानी कि रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन 24 में लिखा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। ये एक तरह का बर्तन दिया हुआ है, गोलाकार बर्तन है जिसकी गर्दन है बेलनाकार, और इसकी लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और जो गोलाकार भाग है इसका व्यास दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। तो बताना है इसमें कितना पानी भरा सकता है। तो उसके लिए हम निकालेंगे गोले का आयतन और बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले इसमें लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या इसको मान लेते हैं स्मॉल r। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास को 2 से भाग देंगे, तो 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार में ये निकल गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हम निकालते हैं गोलाकार भाग की त्रिज्या। गोलाकार भाग की त्रिज्या इसको मान लेते हैं कैपिटल R। तो 8.4 को 2 से भाग दे देंगे, 8.4/2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4.2 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसमें है इसकी 7 सेंटीमीटर, तो h बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसमें लिखेंगे बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, और गोला का हो जाएगा 4/3
पाई आर क्यूब। तो इसकी त्रिज्या हम लोग माना कैपिटल आर, तो यहाँ पे लेते हैं कैपिटल आर। पाई का मान रखेंगे 22/7। बेलन की त्रिज्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, गुणे ऊंचाई है 7, फिर प्लस 4/3 गुणे यहाँ पे लिखेंगे पाई का मान 22/7, और इसकी त्रिज्या है 4.2। तो क्यूब है तो इसको 3 बार गुणा कर देंगे, 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। इसमें 7 से 7 कट गया एक बार में, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये होगा 22, फिर प्लस 7 से 4.2 कटेगा, 7 6 के 42 यानी कि 0.6 बार में, 3 से 0.6 कटेगा 0.3 बार में। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर यह आएगा 310.464। तो 22 में 310.464 को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर आएगा 332.404, 404 हो गया। अगर इसको हम एक अंक तक लिखते हैं तो यहाँ ये इसका मान जो है 5 से ज़्यादा है, तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 24 का अथवा है, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और एक यह अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस तरह का दिया हुआ है, और इसकी कुल ऊंचाई दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या है 3.5, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमको निकालना होगा इस शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग इस पूरी ऊंचाई में से इसकी त्रिज्या घटा देंगे। तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो बचेगा 12, ये निकल गया 12 सेंटीमीटर। इसमें हमको निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको निकालना होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, और इसमें एल जो होता है ये तिर्यक ऊंचाई होता है, तो हमको एल निकालना होगा, यानी कि एल निकालना होगा इसके लिए। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 में से घटा देंगे 3.5, बचेगा 12.12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकालेंगे इसमें तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई उसको कहते हैं। तो एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो h बराबर है 12 का होल स्क्वायर, और r है 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर होगा 144, 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 12.25, और इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर होगा 156.25, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन है पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा एल और यहाँ हो जाएगा 2r। पाई का मान है 22/7, त्रिज्या है 3.5 गुणे एल निकला है 12.5, फिर प्लस 2 गुणे आर है 3.5, 7 से 3.5 कटेगा 0.5 बार में, 7 × 5 = 35, 22 को 0.5 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 11 गुणे 12.5, 2 को गुणा करेंगे 3.5 में, ये आएगा 7, तो 11 गुणे 12.5 और 7 को जोड़ेंगे तो 19.5, और गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 214.5
क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में बहुमंजिले भवन दिया हुआ है और एक छोटा बिल्डिंग है, एक भवन है। तो बहुमंजिले भवन के शिखर से एक भवन के शिखर को जब देखते हैं तो उसका अनुमान कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पहले यहाँ बनेगा 30 डिग्री और फिर उसके बाद का यानी कि आधार का अनुमान कोण दिया हुआ है 45 डिग्री और यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री। जब अमन कोण बनाएंगे तो इस तरह बना लेंगे, इसके समांतर लाइन खींचेंगे, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, यानी कि ये हम पहले इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी और ये ई। ये भवन डी है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ 10 मीटर, तो बी सी भी हो जाएगा 10 मीटर। ए बी को मान लेते हैं हम लोग एच मीटर और इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। तो अगर ये डी सी एक्स होगा तो इसमें ई बी भी एक्स हो जाएगा। तो पहले हल करेंगे त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री कोण, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी। tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी हम लोग माना है h और ये x के बराबर, तो h बटे x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x को इधर ले आते हैं, √3 को इधर ले आएंगे तो x बराबर हो जाएगा √3h। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद हम हल करेंगे त्रिभुज ए सी डी में। पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में अब यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो tan 45 डिग्री बराबर ए सी बटे सी डी, ए सी बटे सी डी। tan 45 का मान होगा 1। ए सी को हम लिख सकते हैं h प्लस 10 बटे सी डी है x। अब इसमें x को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 1 से मल्टी गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा, तो x बराबर हो गया h प्लस 10। और समीकरण 1 से x बराबर √3h, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3h बराबर h प्लस 10। अब इस h को लाते हैं बाएं साइड, तो √3h माइनस h बराबर 10। अब इन दोनों में h कॉमन है, इसमें से h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में होगा √3 माइनस 1। यहाँ h कॉमन हो गया था, 1 बच गया बराबर में 10। अब √3 माइनस 1 को लाते हैं दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, h बराबर 10 बटे √3 माइनस 1। अब इसका हम करेंगे परिमेयकरण, और परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर में √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे √3 प्लस 1 से, तो 10 गुणे ब्रैकेट में √3 प्लस 1 हो गया। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, तो बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो h बराबर यहाँ 10 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे √3 प्लस 1 बटे 3 का स्क्वायर 3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 माइनस 1, तो 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे 3 से घटाएंगे 2, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो इसे गुणा कर लेंगे तो जगह 5 √3 प्लस 5 मीटर। ठीक है, ये निकल गया h का मान। हमको बताना है इसमें इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई यानी कि AC निकालना है, तो AC बराबर होगा h प्लस 10, तो AC बराबर लिख लेते हैं 10 प्लस h, तो 10 प्लस h है 5 √3 प्लस 5, तो 5 √3 प्लस 5, 10 और 5 जोड़ेंगे 15 प्लस 5 √3। अब इन दोनों में 5 कॉमन है, तो अगर 5 कॉमन लेंगे तो 5 से 15 और यहाँ का √3 मीटर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का पहला क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये ए बी चिमनी है और भूमि पर कोई बिंदु C है और इस बिंदु C से इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, और लिखा है चिमनी के पाद से उस बिंदु की दूरी है 25 मीटर।
तो ये दूरी हो गया 25 मीटर, यानी कि हमको निकालना है ABH। तो इसमें ये लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है तो tan 60 डिग्री लेंगे हम लोग। तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर AB है H और BC है 25। 25 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 25 √3 बराबर H, तो H बराबर निकल गया 25/3 मीटर, यानी कि चिमनी की ऊंचाई होगी 25/3 मीटर। क्वेश्चन 2 में लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि पर के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कोई पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये ऊंचाई होगी 60 मीटर। बिंदु ए पर पतंग है और पतंग की डोरी एक बिंदु C पर बंधी है, और ये इसका कोण जो है भूमि के साथ बन रहा है 60 डिग्री। तो हमको बताना है इस डोरी की लंबाई, यानी कि AC निकालना है। तो इसमें AB दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कोण की सामने वाला भुजा लंब होती है, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब दिया हुआ कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण आता है साइन में, यानी कि हम साइन 60 डिग्री लेंगे। तो त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर AB बटे AC। AB बटे AC, साइन 60 का मान होता है √3/2। AB है 60 और AC हम लोग को निकालना है। हम इसमें AC को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, और इन दोनों अंकों को ले आते हैं दाएं साइड, तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और √3 आ जाएगा नीचे। तो AC बराबर 60 गुणे 2/√3 गुणा करेंगे 120/√3। अब यहाँ हर में जो संख्या ये अपरिमेय है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे। तो 120 √3 √3 गुणा करेंगे 3 हो गया, 3 से 120 कटेगा 40 बार में, तो आंसर होगा 40 √3 मीटर, यानी कि डोरी की लंबाई होगी 40 √3 मीटर।